हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पुराने समय से ही मनुष्य को अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे को समझाने के लिए और दूसरों के विचारों को समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे आदिवासी, आदि मानव। लेकिन संकेतों से या हिंट से अपनी पूरी बात समझना या समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए उसने अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकाली और हर एक चीज़ के लिए एक अलग ध्वनि तय की, अलग आवाज़ को फिक्स किया। तो यहीं से भाषा का जन्म हुआ। अर्थात ध्वनियों से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने और वाक्य से भाषा बनी। तो भाषा क्या हुई बच्चों? भाषा भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कहना, और अर्थात हम बोल करके और लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो विचारों के इस आदान प्रदान को हम भाषा द्वारा करते हैं। भाषा के थ्रू हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह समर्थ साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा का मुख्य काम क्या हुआ कि बोलने वाले की बात को दूसरों तक पहुंचाना, और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य बोल करके या लिख करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस तरह से भाषा के दो रूप माने गए हैं। पहला भाषा का मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। तो इस तरह से भाषा मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज और लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज होती है। तो मौखिक भाषा में हम मुंह से बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति सुन करके बात को समझता है। क्योंकि उसमें मुंह से बोला जाता है इसलिए उसको कथित या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। और लिखित भाषा में भाषा को हम लिख करके समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़ करके उस बात को समझता है। तो इसे भाषा का स्थायी रूप होता है जो भाषा को सुरक्षित रखता है। मतलब जो लिखी हुई कोई भी भाव या विचार होता है वो लंबे समय तक स्थायी रहता है। तो इसलिए लिखित भाषा को हम भाषा का मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्वरूप बोलते हैं। अब है बच्चों भाषा की विशेषताएं। किसी भाषा में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने वाली ध्वनि संकेतों का समूह है। ध्वनि संकेत मतलब आवाज़ों का। तो ये संकेत मौखिक भाषा के अंग है, क्योंकि मौखिक ओरली हम बोल करके ध्वनि को हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो ध्वनि संकेत होते हैं ये एक व्यवस्था के, एक फिक्स सिस्टम यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपस में बंधे हुए होते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों के द्वारा, मतलब यही जो आवाज़ें हैं इन्हीं के द्वारा शब्द बने और फिर उनसे वाक्य बने। तो भाषा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करना। अब हम लिखित भाषा का महत्व समझते हैं कि भाषा का जो लिखित रूप होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी के द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब बच्चों अगला होता है लिपि। लिपि क्या होता है? मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अर्थात जो मौखिक भाषाएं होती हैं उनकी जो ध्वनियाँ, आवाज़ें होती हैं, उसको हम जब लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिसको हम लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने की इस विधि का उद्देश्य भाषा के मौखिक स्वरूप को एक मानक लिखित स्वरूप प्रदान करना है। संसार में अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी, अरबी और उर्दू फारसी भाषा में, फारसी लिपि में, और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों बोली, उपभाषा और भाषा। बोली क्या होती है? भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत ही विशाल होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए बहुत सारे इसके जो स्थानीय रूप हैं उनका जन्म हो जाता है। मतलब कि जिस किसी एक छोटे एरिया, छोटे स्थान में
भाषा अलग तरह से थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है, मतलब एक छोटे हिस्से के लिए, छोटी जगह के लिए भाषा का कुछ रूप बदल जाता है, इसी स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए ही होता है, इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता। तो हमारे देश में हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेली, गढ़वाली, मारवाड़ी, इस तरह से ये थोड़े जगह के लिए थोड़े स्थानीय भाषाएं हैं जिनको हम बोली बोलते हैं। इसके बाद है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें साहित्य की भी रचना होती है और बोली की अपेक्षा इसका रूप ज़्यादा विकसित होता है, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, ये बोलियां हैं, लेकिन इनके बदले हुए रूप में उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। जैसे ब्रज भाषा में सूरदास ने सूरसागर लिखा है, अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, और मैथिली में विद्यापति ने पदावली लिखी है। तो इस तरह से जो स्थानीय भाषाएं यानी कि बोलियां और ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, उनको हम उपभाषा कहते हैं। अब हम हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियां देखते हैं। तो बोलचाल की सुविधा और क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जैसे कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली। फिर पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी, जो कि भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी हिंदी, जिसे हम गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली बोलते हैं। और राजस्थानी हिंदी को हम मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, इस तरह से बोलते हैं। तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि बोली और उपभाषा की तुलना में भाषा ज़्यादा परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध और व्याकरण के नियमों पर खरी उतरने वाली होती है। इसके पास बहुत ज़्यादा शब्द भंडार होते हैं भाषा में, व्याकरण और लिखित और मौखिक हर तरह का साहित्य होता है। ये विचारों को आदान प्रदान में पूरी तरह सक्षम और समर्थ होती है। सामान्य मनुष्य से लेकर विशेष मनुष्य तक सभी लोग बेरोक टोक इसका प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है बच्चों? पूरे देश के सभी शासन के कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। या हम यूँ कहें कि जिस भाषा में देश के सभी शासन कार्य किए जाते हैं, शासन कार्यों का संचालन किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी ही प्रयोग की जाती है। यहाँ के लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है और हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। ये जो राज्य हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। इन राज्यों में हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां भी फेमस हैं, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में हिंदी को दूसरी भाषा की जगह मिलती है और शेष प्रांतों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपर्क भाषा क्या होती है? जो भाषा सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर किसी को जोड़ने का काम करती है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। आजकल के भारत में हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। हिंदी की जो सहजता है, सार्वदेशिक प्रकृति और उसकी अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता और सामर्थ्य के कारण ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों राष्ट्रभाषा। तो किसी राष्ट्र की वह मुख्य प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अन्य भाषाभाषी नागरिक भी सभी कार्यों में करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश के सभी राज्यों में हिंदी के पढ़ाई की व्यवस्था है। ये साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा का माध्यम और तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी लगातार विकास की तरफ बढ़ रही है। इसलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। तो हर एक भाषा में एक व्यवस्था होती है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम भी होते हैं। तो हर एक भाषा कुछ नियमों से बंधी हुई होती है।
तो नियमों की इस पूरी व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा का निर्माण हमेशा व्याकरण से पहले होता है। किसी भाषा के व्याकरण का पूरी तरह ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति उस भाषा को अच्छी तरह से व्यवहार में ला सकता है। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग को सिखाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें लड़का चल रही है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन व्याकरण हमें बताता है कि इसको सही तरह से किस तरह लिखा जाएगा कि लड़का चल रहा है। इसलिए व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने और उसके शुद्ध रूप को सिखाने वाला शास्त्र होता है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। शब्दों की रचना हम वर्णों को जोड़ करके करते हैं, इसलिए वर्ण विचार में हम वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उनके बोलने और लिखने की तरीके पर ध्यान देते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार। तो आपको पता है कि हर एक भाषा में बहुत ज़्यादा शब्द भंडार होता है। भाषा अपनी ज़रूरत के हिसाब से शब्दों का निर्माण करती है या उन्हें अलग अलग स्रोतों से लेती है। तो शब्द विचार के अंदर हम शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद होता है वाक्य विचार। बच्चों, आपको पता है वाक्य के द्वारा ही हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भाव को, विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए वाक्य विचार के अंदर हम वाक्यों की रचना, उनके भेद, विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग आदि के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं कंप्यूटर और हिंदी। आज हिंदी का व्यवहार क्षेत्र फैलता जा रहा है, इसे बोलने सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, इसलिए हिंदी शिक्षण मतलब पढ़ाना और पढ़ना के क्षेत्र में कंप्यूटर का भी प्रवेश हो चुका है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी के अखबार और पत्रिकाएं इसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम हिंदी के अखबार पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें हम हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इंटरनेट के द्वारा हम हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं और अपना ब्लॉग भी हिंदी में बना सकते हैं। और यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा घर बैठे भी हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का हिंदी भाषा के विकास में बहुत योगदान है। अब हम हिंदी के विषय में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। तो हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान कैटलॉग ने की थी और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने लिखा था। और हिंदी भाषा के पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1926 में कोलकाता से हुआ था। और हिंदी भाषा की पहली बोलती हुई फिल्म आलमारा थी। और हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था थी। तो इस तरह से आपने हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में इतनी सब बातें जानी। अब हम एक नज़र में फिर से उन सब चीज़ों को दोहराते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं और भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। और व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा है, इस लेसन में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ बातें समझी। आशा है आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।